दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज हम लोग यहाँ पे सेट 2 में पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी बहुत सारे गेस्ट पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। एक सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है, तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाती है। इसलिए आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, गिवन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, यानी कीमत मांग की लोच क्या हो जाएगी। देखिए ऋणात्मक होगी या धनात्मक या फिर शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, आपको नीचे जवाब देना है। फिर आप जब जवाब देंगे उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे, और फिर आप हमें लास्ट में बताइएगा कि आपको यहाँ पे 20 में से कितना क्वेश्चन राइट होता है, कितना सही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, गिवन वस्तुओं यानी ये जो है गिवन गुड्स है। अब देखिए यहाँ पे गिवन गुड्स के लिए क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड जो ये फॉलो नहीं करता है। अगर यहाँ पर क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा, ये ऐसा गुड्स है। और अगर प्राइस घटेगा तो यहाँ पे डिमांड भी इसका घटेगा। क्लियर, ये ऐसा गुड्स है। और ये जो है वैसे जनरली क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ता है, अगर किसी चीज़ का मूल्य बढ़ा है तो क्या होगा, डिमांड जो है मतलब उसकी मांग जो है घट जाती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, गिवन गुड्स में उल्टा होता है। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, लेकिन वहीं पे ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों में जो है ये पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, तो उसके बाद डिमांड भी क्या होगा, डिमांड भी जो है बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। और इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता। मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, इनमें से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होती। मतलब किस चीज़ में अगर परिवर्तन करे तो उससे जो है मांग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है सेम टू सेम रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन लगभग पूरा बराबर ही होगा। तो क्या होगा, मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। अगर मूल्य में परिवर्तन करते हैं कोई वस्तु का तो क्या होगा, उसका डिमांड घट जाएगा। अगर आय में परिवर्तन होगा तो बहुत सारा वस्तु ऐसा होगा, अगर जो गिवन गुड्स मतलब जो यहाँ पे इंफीरियर गुड्स लेते होंगे, मतलब जो निम्न स्तर के जो है वस्तु खरीदते होंगे, वो जो है नॉर्मल गुड्स पे चले आएंगे, मतलब सामान्य वस्तु को खरीदने लगेंगे। और जो सामान्य खरीदते होंगे वो जो है ऊंचे और भी अच्छे खासे वस्तु को खरीदने लगेंगे। तो ये हो जाती है, इससे जो है मांग में परिवर्तन आ जाती है। और वही जो है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। अगर रुचि ही आपका नहीं है तो क्या होगा, अगर परिवर्तित हो गया, मतलब अगर मान लीजिए कि आपका पहले जो है शौक था कुछ और खाने का, चाय पीने का, अभी जो है आपका मन हो गया कॉफ़ी पीने का, मतलब अब जो है आपका रुचि ही चेंज हो गया। आपका अगर मान लेते हैं फैशन ही चेंज हो गया, मतलब आप जो है पहले जीन्स पहनते थे, अब आपका मन जीन्स से हट गया, अब आपका मन रहता है कि फॉर्मल कपड़ा पहने। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका फैशन में परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हो गया, रुचि में परिवर्तन हो गया। तो इस सब से क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जिसमें किसके परिवर्तन से जो है मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसमें से कोई भी फैक्टर यहाँ पे ये जो है सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। एजुकेशन बाबा ऐप पर इकोनॉमिक्स का जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे कोर्स में जाके आप जो है सारा चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से, और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और सारा चीज़ जो है सिलेबस आपका बहुत जल्द अच्छे से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आपको 15 से 20 दिन में अगर तैयारी करना है तो आप आसानी से वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। देखिए अगर आय बढ़ा, कोई व्यक्ति का आय बढ़ा, इसके बारे में हम सेट 1 में भी बात कर चुके हैं। इनकम अगर बढ़ रहा है कोई चीज़ का, तो क्या होगा, वो जो है कौन सी वस्तु की मांग घटा देगा। जो वस्तु वो मजबूरी में खाता था, अगर वो चावल जो है सब्सिडरी वाला खाता था, अगर 10 रुपये केजी खाता था, तो आज जो है वो मतलब जो है 40 खाएगा, 50 खाएगा, या फिर पहले वो 30 खाता था तो आज वो 80 खाएगा, 50 खाएगा, ऐसे का चावल, मतलब अच्छा खासा चावल खाएगा। तो ये हो जाती है, वो जो है निम्न कोटि की वस्तु यानी इन्फीरियर गुड्स को छोड़ के वो नॉर्मल गुड्स में चला आता है, यानी सामान्य वस्तु खरीदने लगता है। तो कौन सी वस्तु का जो मांग घटा देता है, तो निम्न कोटि की वस्तु का मांग जो है घटा देता है। यानी इनकम बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल गुड्स यानी यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स जो होता है, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड जो है घट जाएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, और इसमें है कॉफी के मूल्य में वृद्धि
होने से चाय की मांग क्या होगी। अब कॉफ़ी यहाँ पे देखिए, लोग क्या होता है, कॉफ़ी और चाय क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी जो है दोनों जो है स्थापन्न वस्तु है। अब यहाँ पे अगर लोग या तो चाय के बदले कॉफ़ी भी पी लेते हैं, अगर चाय का जो है प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा। अगर मान लीजिए ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, चाय और कॉफ़ी, मतलब लोग एक के बदले में दूसरा पी सकते हैं, उससे उनका जो है उतना ही संतुष्टि मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉफ़ी का यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है बढ़ गया, मतलब यहाँ पे प्राइस जो है कॉफ़ी का वो बढ़ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉफ़ी का तो डिमांड घट जाएगा, कॉफ़ी का डिमांड घट जाएगा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है चाय, उसका तो प्राइस उतना ही है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, प्राइस तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 4 का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है किस प्रकार के वस्तुओं में मूल्य को अगर कम किया कर दिया जाए तब भी उसका जो है डिमांड नहीं बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ है, जैसे आप कोई चीज़ आप खरीद रहे हो और उसका जो है प्राइस बहुत कम हो जाए, तब भी जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आप उस चीज़ को ज़्यादा नहीं खरीदोगे। ऐसा कौन सा चीज़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य यानी कंपलसरी। जैसे आप नमक का प्राइस कितना भी कम हो जाए, आप बहुत ज़्यादा जाके खरीद लोगे नहीं ना। चीनी बहुत ज़्यादा कम हो जाए प्राइस, तभी आप ज़्यादा जाके खरीद लोगे नहीं। जितना आप यूज़ करते हो उतना ही करोगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कर लोगे चीनी, लेकिन नमक तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, उपयोग नहीं कर सकते हो। ऐसी अनिवार्य वस्तु जो है कंपलसरी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में जो बिजली, अगर उसका प्राइस कम कर दिया जाए, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में जितना है, आप एक वॉशिंग मशीन चला रहे थे तो अब यहाँ पे 5 लगा देंगे आप, मतलब पूरा जो है बिजनेस ही स्टार्ट कर देंगे, तो बिजनेस के लिए एक अलग प्राइस हो जाती है। तो वही चीज़ है, मतलब ये कंपलसरी अनिवार्य चीज़ जो है ना, उसका अगर डिमांड और कम, मतलब प्राइस अगर कम भी कर दिया जाए तो डिमांड जो है ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और वही जो है अगर इसके प्राइस बढ़ा भी दिया जाए तब भी जो उसका डिमांड कम नहीं होगा। मतलब अगर नमक जो है आज अगर 100 रुपये केजी हो जाए, तब भी आप जो है उस चीज़ को खरीदोगे, क्योंकि वो मजबूरी है, वो अनिवार्य है, वो कंपलसरी है, आपको खरीदना ही पड़ेगा। तब क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ जाए फिर भी उसका डिमांड जो है कम नहीं होगा। यही चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है मांग की लोच का माप निम्न में से किस विधि से किया जाता है। मांग की लोच का माप निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, किस विधि से किया जाता है। कुल व्यय रीति, इससे भी किया जाता है। प्रतिशत या अनुपातिक रीति, इससे भी किया जाता है। अब यहाँ पे आगे जो है बिंदु रीति, इससे भी किया जाता है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, मांग की लोच का माप निम्न में से किस विधि से किया जाता है। मांग की लोच मतलब ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका जो है मतलब किस विधि से इसका माप किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें बोला जा रहा है इकाई से कम मात्रा की लोच को निम्न में कौन व्यक्त करता है। इकाई से कम मात्रा की लोच को निम्न में कौन व्यक्त करता है। देखिए ये आपको बताए, इससे पहले आपको कुछ जो है फैक्ट बताना होगा, कुछ चीज़ें बता लाना होगा जिसके जो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्राइस इलास्टिसिटी का एक टॉपिक जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब बना पाएंगे। फिर भी हम आपको यहाँ पे बतलाने की कोशिश करते हैं कि आप इसके तौर पे आप इसको पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अनिवार्य गुड्स होगा, मतलब कंपलसरी गुड्स होंगे, मतलब नेसेसरी गुड्स होंगे, या फिर कंफर्टेबल गुड्स होंगे, या यानी आरामदायक, या फिर बिलसिता यानी लग्जरियस गुड्स होगा। इसमें नाम थोड़ा सा अजीब आ रहा है, जैसे लग्जरियस का बिलसिता आता है गुड्स, ये जो है थोड़ा सा नाम अजीब है हिंदी में। आप अगर इंग्लिश में ही याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश में तो प्रश्न रहेंगे ही, तो उससे आप बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई से कम मात्रा की लोच पूछा जा रहा है ना, इससे रिलेटेड रूल देखिए क्या है। जब वहाँ पे 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, 1 से छोटा हो, मतलब 0 और 1 के बीच में जब हो तो उसको क्या कहेंगे, नेसेसरी या नॉर्मल गुड्स। वो क्या हो जाएगा, नेसेसरी या नॉर्मल गुड्स में आ जाएगा। और वही जो है अगर क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, लग्जरियस गुड्स। ग्रेटर देन 1 होगा तो लग्जरियस गुड्स। और वही जो है अगर 0 से कम होगा यानी नेगेटिव में होगा, उसको कहेंगे इन्फीरियर गुड्स, मतलब उसको क्या कहेंगे, जो है निम्न स्तर की वस्तु। हाँ, उसके बाद वही जो है ग्रेटर देन 1 रहेगा तो क्या कहेंगे, विलासिता कहेंगे, लग्जरियस गुड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इकाई से कम मात्रा की लोच, तो ये क्या हो जाएगी, इकाई से कम मात्रा यानी नॉर्मल गुड्स यानी नेसेसरी गुड्स।
1 से कम हो या 0 से बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए, जितना हो सका हम अच्छे से आपको बतलाए हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या है, और यही रूल पे आपको सारा चीज़ बनाना ही है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप ऐसे याद करोगे, रट्टा मारोगे, और रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में रट्टा नहीं मारना पड़े, समझा रहे तो कोई भी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए तो आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की मूल्य लोचकता होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोचकता होती है। देखिए अब यहाँ पे सेम सवाल पूछा गया है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोचकता क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी, शून्य। यहाँ पे वही जो है शून्य से 1 के बीच में भी हो सकता था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला जा रहा है, मांग में परिवर्तन से निम्न में कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन के निम्न में से कौन से कारण है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी। देखिए 10 में यहाँ पे पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होगा तो मांग में किसी ना किसी वस्तु के मांग में परिवर्तन तो होगी ही। उसके बाद देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। देखिए मांग में अगर परिवर्तन आया है तो हो सकता है उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, स्थापन गुड्स जो है, उससे कंपटीटर जो है वो थोड़ा सा प्राइस जो है कम कर दिया होगा, तो इसके कारण जो है मांग में परिवर्तन आया है। उसके बाद क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हो गया जिसके कारण जो है गुड्स ज़्यादा बिकने लगे, या फिर यहाँ पे कम बिकने लगे। कम बिकने का तो कारण नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बिकने लगे, इसके कंपटीटर जो है वो प्राइस ज़्यादा कर दिया, तो अभी जो है इसका मांग बढ़ने लगा। उसके बाद जो है उपभोक्ता के आय में परिवर्तन हुआ, बहुत सारे उपभोक्ता का, तो अब ये ज़्यादा लोग खरीदने लगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए हर एक ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा काफ़ी डिटेल में। इकोनॉमिक्स जो है ना समझने की चीज़ है, अगर आप रट्टा मारोगे तो बिल्कुल नहीं आपको समझ में आएगा और एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा खासा नहीं आएगा। तो ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझना ही पड़ेगा। और जब हम आपको छोटा छोटा रूल बता रहे हैं तो वो रूल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक रूल आपको बताते हैं और उससे जो है 4-5 क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन अब देखते हैं, और इसमें क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन सा है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर और आय स्तर, ये जो है तीनों मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो है स्टूडेंट कम होते हैं और वीडियोस जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए अपने दोस्तों में जिसके पास भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सके और हम आपके लिए ज़्यादा वीडियो इकोनॉमिक्स का ला सकें। कम स्टूडेंट के कारण ही इस पे जो है वीडियोस इकोनॉमिक्स से कम आ रही है। अब यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन, और इसमें क्या है, उत्पादन के साधन क्या है। उत्पादन के लिए क्या क्या साधन चाहिए। देखिए उत्पादन के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, ये आपको सेट 1 में भी बता चुके हैं, सेम सवाल था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तीनों चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीन जो है फैक्टर चाहिए ही होता है प्रोडक्शन के लिए, यानी उत्पादन के लिए। अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 13 का राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, ऐसे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चाय और कॉफ़ी। अगर चाय नहीं रहेगा तो लोग कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं रहेगा तो लोग चाय पी लेंगे, तो एक दूसरे के बदले में उपयोग किए जाते हैं ना, तो यही यहाँ पे हो जाती है। जैसे अगर आप कॉपी में ही देख लेंगे, अगर आप देख ले यहाँ पे, जैसे कोई और चीज़ आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके पास अगर डेस्कटॉप हो, डेस्कटॉप मान लेते हैं ऑफ हो जाता है, तो आपके पास अगर लैपटॉप हो तो आप लैपटॉप यूज़ कर लेंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल जो है चाय और कॉफ़ी ही है। उसमें देखिए एक दूसरे के बदले में यूज़ किया जा सकता है, जब एक ना हो तो उसके बदले में दूसरा यूज़ किया जा सकता है। तो ये वस्तु क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूट्स, यानी एक दूसरे के जो है स्थापन्य वस्तु कहलाती है, कंपटीटर जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कच्चे माल की लागत। ये जो है बराबर परिवर्तित होते रहते हैं, इसको जो है बराबर 1-2 दिन के अंतराल पे खरीदना रहता है, तो इसलिए ये जो है स्थिर लागत के अंतर्गत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है, कौन सा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होगा, एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो है 16 का राइट आंसर वो देखिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिलके जो है कॉस्ट बनता है। यहाँ पे जैसे अगर कोई और फार्मूला रहता तो उसके बेसिस पे चलिए आगे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है तो उसके बारे में उसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप याद रख लीजिए एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होगा। एक तो देखिए एवरेज कॉस्ट में एक तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट में क्या होगा, एक तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो कि लगना ही लगना है, और एक जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि बदलते रहता है, दोनों मिला के तो एवरेज कॉस्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या हो जाएगा। स्थिर रहता है, बढ़ता रहता है, घटता जाता है या फिर घटता बढ़ता रहता है, तो क्या हो जाएगा। देखिए उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, और वहीं पे पूछा जा रहा है कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या बराबर होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वही चीज़ पूछा जा रहा है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको अच्छे से लिख देते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए जब जो है उत्पादन में जो है बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वही जो है क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ज़्यादा होते जाएगा, क्योंकि ये जो है टोटल कॉस्ट हमारे पास जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि मतलब उतना ही रहेगा, वो फिक्स्ड है, वो स्थिर है, वो क्या होगा मतलब उतना ही रहना है। परिवर्तन हो सकता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हो सकता है, वेरिएबल मतलब जो बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, और फिक्स्ड मतलब जो स्थिर रहता है। अब अगर हम उत्पादन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुल लागत और कुल स्थिर लागत, यहाँ पे जो है कुल लागत और कुल स्थिर लागत में क्या होगा, ये जो है क्या होगा, बढ़ता जाता है, मतलब ये जो है बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम जो है अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन इससे सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए, निम्नलिखित में सही कौन सा है वो आपको अंकित करना है। देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, आपको याद होगा टोटल कॉस्ट बराबर क्या बताए थे, एक मिनट हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। टोटल कॉस्ट बराबर फॉर्मूला बताए थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये बताए थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसको इस साइड लाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वहीं पे जो है अगर हम इसको ये जो है इसको हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही होगा ना फॉर्मूला। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है मतलब सिंपल, हम इसको उठा के इस साइड ले आए, वही जो है इस साइड लाए तो इस साइड क्या बचा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, किस बाजार में AR बराबर MR होता है, किस बाजार में जो है एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा बाजार में। देखिए ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में, जहाँ पे प्रतियोगिता ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, उस बाजार में एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना होगा। देखिए क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है और एक होता है एवरेज, मतलब जो है टोटल प्रोडक्ट जो है उसका एवरेज कितना होता है, मतलब टोटल जो है रेवेन्यू उसका एवरेज, और मार्जिनल रेवेन्यू हुआ जो एक एडिशनल यूनिट सेल करने से जो रेवेन्यू बनता है उसको कहते हैं मार्जिनल। तो ये जो है दोनों बराबर होती है, किस में, पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी फुल कंपटीशन जहाँ पे होगा उस मार्केट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 19 का हो जाएगी। और आगे अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में एडू आदित्य चैनल एक है यूट्यूब पर, जाके सर्च करिए एडू आदित्य और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का और भी वीडियोस वहाँ पे आने वाला है जिसको आप को देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अगर अच्छे से तैयारी करना है तो। आगे यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं, उस मात्रा को पूर्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर।
यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे, अब आप हमें बताइए 20 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ, वो आप हमें नीचे जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें जरूर बताइएगा दूसरा कमेंट करके, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।